अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फैसलाबाद की एक बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी से, जो एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन हैं। वो पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, इमीडिएट पास्ट चेयरमैन हैं पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के, और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर सज्जाद अरशद। आइए मिलते हैं। हम डॉक्टर सज्जाद अरशद साहब के घर पहुंच चुके हैं, आइए आपको लिए चलें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? आप सुनाएं, ठीक हैं? माशाल्लाह से माशाल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा करम, बिल्कुल ठीक। आज व्यूअर्स को कुछ बताएं ना, डॉक्टर सज्जाद अरशद क्या हैं, कहाँ पैदा हुए, कहाँ तालीम हासिल की और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते किन मराहल से गुज़रना पड़ा? वालिद साहब जो थे वो एयर फोर्स में थे, सरगोदा बेस पे। वहीं मेरी सरगोदा में पैदाइश हुई है। वहाँ पीएफ स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की। 7th क्लास में वहाँ पे स्टूडेंट का डिबेटर भी था स्कूल का, इंटर स्कूल भी और इंट्रा स्कूल भी। और वालिद साहब की बड़ी तरबियत थी और बड़ी ट्रेनिंग थी। फिर उसके बाद उन्होंने 7th क्लास में पहला स्टूडेंट यूनियन का वहाँ इलेक्शन लड़वाया खुद। उन्होंने कहा ये लाजमी लड़ना है, इट इज़ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। गुड। तो उसके बाद जो है यहाँ पे आ गया, वालिद साहब चले गए एयर फोर्स में थे अबू धाबी, तो फैसलाबाद आ गए। फैसलाबाद में आके यहाँ डीपीएस स्कूल में आ गया। डीपीएस में ये इजाज़, लुत्फुल्लाह, ये सारा ग्रुप दोस्तों का उस वक्त का है। फिर यहाँ से डीपीएस से मैट्रिक करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज से एफएससी की, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में डॉक्टर वेटनरी मेडिसिन की, फिर एमफिल किया पैथोलॉजी में। ये जो स्कूल में जो आपको यूनियन का इलेक्शन लड़वाया वालिद साहब ने, तो उसका बड़ा हिस्सा रहा आपकी शख्सियत साज़ी बहुत में? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और फिर आगे जो खिदमत करते रहे, वालिद साहब बताते थे कि आपने ये खड़े होकर स्पीच सुनते थे कि यहाँ आपने ऊंचा बोलना है, यहाँ नीचे आवाज़ करनी है, यहाँ से ऐसे करना है, यहाँ से ऐसे करना है। वो पार्ट ऑफ हमारे, हम बड़े बहन भाई दो बहनें और मैं, हम तीनों डिबेटर थे। हमें ये ट्रेनिंग उनकी थी। जो छोटे थे बहन भाई वो बाहर चले गए थे, उनकी नहीं हो सकी। तो उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में फिर सारा हिस्सा लेते रहे हैं। फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आए, पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन के 3 इलेक्शन हुए, तीनों ही हमने जीत लिए। उसके बाद हम तकरीबन पिछले 25 साल से मैं उसमें सेक्रेटरी जनरल हूँ बिला मुकाबला ही। अच्छा, तो ये स्कूल का जो दौर था, फिर कॉलेज का, वो कैसा रहा? जो स्कूल का दौर, कॉलेज में तो खैर यही रहा कि एफएससी करनी है, पढ़ना है बस। ये इन लोगों के साथ जो स्कूल में दोस्त थे, ये इकट्ठे ही थे एक ही सेक्शन में गवर्नमेंट कॉलेज में, तो पढ़ते थे या गपशप करते थे, यही होता था ज़्यादा। तो कोई शरारतें वगैरह चलती थी? शरारतें जो थी हमारे तकरीबन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से लेते थे, संजीदा थे। खेल खेलते थे? बैडमिंटन खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। ये हम इसके तो बैटिंग करते थे या बॉलिंग ज़्यादा? दोनों, बैटिंग भी बॉलिंग भी। तो इवन के इस टाउन में जब रेजिडेंस लेके आऊँ तो यहाँ मैंने हैट्रिक की हुई है बॉलिंग में। अच्छा, वेरी गुड। तो फिर ये जब लास्ट ईयर पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का इलेक्शन था, ये बाकायदा बड़ा भरपूर इलेक्शन हुआ पूरे पाकिस्तान में। इसमें हाईएस्ट वोट मैंने लिए, फिर चेयरमैन बना। वो पूरे पाकिस्तान की जो पूरे पाकिस्तान की बॉडी है, उसके सेंट्रल चेयरमैन बना। हाँ, उसके बाद फिर जो था वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन भी चलती रही। फिर मियाँ साहब ने कहा कि आप फ़ारग हो रहे हैं, तो अगर आज, मैंने फिर कहा ठीक है, क्योंकि ग्रुप हमारा मियाँ साहब के साथ है, क्योंकि फेडरेशन में भी मैं एग्जेक्टिव मेंबर हूँ इस वक्त। तो फिर ये तालीम हासिल की, जब तालीम मुकम्मल हुई तो बिज़नेस में आ गए। जी। शादी के बंधन में कब बंधे? शादी में जब मैंने फ़ारग हुआ हूँ ना एमफिल करके, तो 91 में फ़ारग हुआ, 93 में शादी हो गई थी। तो 93 से फिर ऑनवर्ड। कितनी उम्र होगी उस वक्त आपकी? उस वक्त मेरी कुछ 26 साल 27 साल इतनी थी, 26 साल। तो ये कोई पसंद भी उसमें शामिल? पसंद कोई शामिल नहीं थी, बस वही चल रही है। ज़बरदस्ती? वहाँ ज़बरदस्ती थी। तो ये माँ बाप की पसंद के साथ ही है। असल में हमारा जो सिलसिला है, हमारे जो दोस्त हैं, वो उनमें कोई भी टेढ़ी मेढ़ी हरकत नहीं है।
वो सीधा सीधा चलने वाले हैं, सब एक ही पराये पे चलने वाले हैं। माशाल्लाह। नहीं तो जो ज़बरदस्ती की शादी होती है उसमें बाज़ औक़ात मायूसी भी होती है। नहीं, मायूसी नहीं हुई माशाल्लाह। वो बड़ा मुझे खुशी है। शीज़ जो ख़ातून की ज़िम्मेदारी होती है घर की और सारे लुक आफ्टर की और सारा और पूरे मामलात को लेके घर के चलने की, उसमें इसीलिए मैं बाहर एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले लेता हूँ कि शी हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल होम हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। घर के तमाम मामलात वो चलाती हैं। बच्चे कितने माशाल्लाह? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो बड़े हो गए होंगे? बेटे दोनों की शादी कर दी है। एक के 2 बेटे हैं, आगे 2 पोते हैं, एक बेटा है। पोल्ट्री का बिज़नेस आपने शुरू करने का फ़ैसला कैसे किया? पोल्ट्री का इसलिए किया, जब मैंने पढ़ के फ़ारग हुआ हूँ, मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन दिया, मेरी 4 जॉब्स हो गई। आर्मी में भी हो गई सिलेक्शन मेरी एज ए डॉक्टर, और मेरी उसमें हो गई वाइल्ड लाइफ ज़ू में भी हो गई, मेरी इसमें हो गई लाइफ स्टॉक के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी हो गई, पोल्ट्री में भी हो गई मेरे। जिससे अच्छा, इतनी जॉब्स हो गई आपकी? 4 जॉब्स हो गई इकट्ठी। तो फिर तो मुझे सिलेक्शन करने में मैं लोगों से मशवरा करता था। कोई कहता था फ़लाँ कर लें, आपको जाना नहीं पड़ेगा, महीने गए हाज़िरी लगा दी बस। कोई कुछ कहता था। मैंने पोल्ट्री की जॉब ज्वाइन की थी, मैंने कहा इसमें रिज़्क़ हलाल है, रोज़ जाना पड़ता है। पोल्ट्री की जॉब टफ़ थी, इसमें काम भी करना पड़ता है। जब कहीं रिटायर होंगे तो चले अपना फॉर्म बना लेंगे, इसलिए की थी। तो आपने रिटायरमेंट मेरे ख्याल रिटायर होने के बाद बनाने के बजाय आपने पहले ही बिज़नेस शुरू कर लिया? बहुत पहले मैंने जब छुट्टी ले ली गवर्नमेंट से, लेके मैंने बिज़नेस शुरू किया। जब मैं रिज़ाइन करने गया, मेरे अंकल थे बाबर यकूब फ़तेह मोहम्मद, वो सेक्रेटरी थे, इलेक्शन कमीशन भी रहे हैं। तो मुझे कहते कि मैंने रिज़ाइन नहीं एक्सेप्ट करना, तुम जॉब करो जाके। मैंने कहा मैंने रिज़ाइन देना ही देना है। कहते कि मैं आया हूँ, कहते मेरे होते ना फिर दो, जब मैं इधर से चला जाऊँगा एज ए सेक्रेटरी फिर दे देना। मैंने कहा बात यह है कि मैं मेरे टाइम का हर्ज होता है, मैं नहीं बैठ सकता कि प्राइवेट काम में बैठूं। जब गवर्नमेंट का टाइम है तो फिर गवर्नमेंट में देना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने उन्हें कहा कि आप रिज़ाइन ले लें मेरे से। और फिर आपने बिज़नेस किया पोल्ट्री का और बहुत कामयाब रहा माशाल्लाह। कितने इस वक्त आपके फार्म्स हैं? हमारे पास इस वक्त तकरीबन हम 50 हाउस के करीब काम कर रहे हैं। 50 फार्म्स? 50 मुख्तलिफ जो शेड जिसे कहते हैं जिनको होते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये 50 शेड्स ओन करते हैं? उनमें कुछ अपने हैं, कुछ रेंट पे हैं, कुछ हमारे दोस्तों के हैं, इस तरह मिक्स करके 50 हाउस हैं। 50 हाउस बहुत बड़ा काम होता है। ये तो बहुत बड़ा माशाल्लाह है, बहुत बड़ा। तो इसीलिए फिर आपको अहदेदार भी चुनते हैं, चेयरमैन भी चुना गया, और आपको फिर आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ देखते हुए आपकी क़यादत में उन्होंने काम भी किया। तो इन 50 शेड्स को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल काम है जी। अब मैं थोड़ा कम करता हूँ, मैं लुक आफ्टर करता हूँ। बेटा मेरा लीड्स से पढ़ के आया था यूनिवर्सिटी से, तो वो करता है पोल्ट्री को। जो छोटा बेटा है वो उसको डिफरेंट शुबे में है, वो टेक्सटाइल में है, वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में काम करता है अपने किसी दोस्त के साथ। जी, नाश्ते की मेज़ है और डॉक्टर सज्जाद अरशद साहब की फैमिली है, उनके 2 साहबजादे हैं और उनके साहबजादों के बच्चे हैं, पोते हैं माशाल्लाह। बड़े एक अच्छी फैमिली। उनसे बात करते हैं कि बहसीयत फ़ादर कैसे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि बाकी दुनिया के लिए तो जो हैं वो होंगे, लेकिन घर में कैसा रवैया होता है, किस तरह का सलूक होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या इसमें गामी जी आपका? तलाल अरशद। तलाल साहब, डॉक्टर सज्जाद अरशद साहब को एक ज़माना जानता है एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पे। आपके फादर हैं, आप उनको किस तरह से, उनकी शख्सियत के बारे में, घर में उनका रोल कैसा होता है? सबसे पहले तो अल्लाह की मेहरबानी है कि सिराज साहब जैसे वाले साहब हैं जो हमारे नसीब में हुए हैं कि बचपन से लेके अब तक हमें किसी भी किस्म की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी है तो हमें बाहर कहीं देखना नहीं पड़ा। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें घर में ही एक ऐसा रोल मॉडल मिल गया जो हमें दुनिया और दीन दोनों के बारे में प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए मौजूद है। और हमेशा कभी अब तो बिज़नेस में बेशक कोई डिफ़िकल्टी हो या फिर एजुकेशन का टाइम था, कुछ शादी की बात थी, कोई भी बात है, तो हमें बाहर किसी दोस्त या किसी के पास नहीं बल्कि पहले वालिद साहब हैं तो उनके पास हम चले जाते हैं और वो बेहतर हमें हर तरीके के साथ गाइड कर देते हैं। रोल मॉडल हैं, गाइड करते हैं, तो सख्ती भी होती है?
سختی آبویسلی ایک پیرنٹ کا سخت ہونا ایک سرٹن ایج میں بڑا ضروری ہے, جو کہ کچھ چیزیں لگتا ہے بچے کو کہ ہمارے لیے غلط ہیں آن دا ٹائم بینگ. مطلب بچوں میں سختی ہوتی تھی تو, لیکن اب پتہ لگتا ہے کہ وہ سختی ہمارے فائدے کے لیے ہی تھی اور الٹیمیٹلی اس میں بچے کا ہی فائدہ. کیا کہیں گے جی, کیا اس میں گامی آپ کا؟ السلام علیکم, بلال ارشد میرا نام ہے, اور ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جیسا والد ہونا ایک خواہش ہی ہے, اور زندگی کے ہر پہلو میں وہ بے شک ازدواجی وہ ان سے سیکھا ہی ہے ہم نے. تو آپ کی شادیوں میں انہوں نے امپوز کیا آپ پر کہ بس یہی کرنی ہے, یا آپ کی رائے؟ ہمیں اوپن چوائس تھی, جو آپ کا دل کرتا ہے جدھر کرتے ہو, دیکھیں گے سمجھیں گے, سمجھ آیا تو انشاءاللہ آپ کا فیصلہ ہوگا یا میرا ہوگا, تو وہ میوچولی انشاءاللہ کریں گے. آپ مطمئن رہے اپنی شادی؟ الحمدللہ ماں باپ کا فیصلہ الحمدللہ بہتر ہی رہا, اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحب آپ اپنی فیملی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بڑی بانڈنگ نظر آ رہی ہے, بڑے خوش ہیں آپ کے بچے. جو میں نے سامنے ان کے شاید آپ نے پوچھ لیا, میں نے ان دونوں میں دیکھا کہ انہوں نے کوئی بات غلط بھی ہو جائے نا, کوئی اونچ نیچ بھی ہو جائے, کوئی چیز ہو جائے, کہتے بابا اس طرح ہو گیا. گڈ. ہاں مجھے مطلب جس بات پہ میں نے فوری پوچھا یعنی اعتماد میں نہیں پوچھا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ اس طرح ہے, تو وہ یہ چیز بڑی اچھی ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دیتے رہیں, جھوٹ بولتے رہیں. ماشاء اللہ یہ فوری طور پہ نا اس کو اکنالج کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ, اور سبمسو ہو کے میرے ساتھ تو بڑا اچھا, میرے ساتھ تو الحمدللہ سارا بہت اچھا سلسلہ ہے سب کا, اور پوری فیملی کا بھی اور ہر بندے کا. تو گھر سے نکل کے دفتر سے نکل کے چیمبر سے نکل کے فارم, جہاں پہ بھی جاؤں اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا سلسلہ ہے سب لوگوں کے ساتھ. کھانے پینے میں آپ کیا پسند ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ پیزے پڑے ہیں, سب کچھ پڑا ہوا ہے, پرسنلی آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ جو میں پسند کرتا ہوں, میں جو بھی مل جائے نا وہ شکر سمجھ کے کھا لیتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ مٹن جو ہے نا وہ ہم زیادہ شوق سے کھاتے ہیں, اور چکن جو ہے وہ ڈشز میں کھاتے ہیں, اور مختلف ڈشز چکن کی بنی ہوں, تو یہی ہماری مین ہے. باقی مختلف دوستوں کے ساتھ مختلف کمپنیز کے ساتھ ہر چیز ہی کھا لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, گھر والوں کو پریشانی نہیں ہوتی, سوائے ایک دو چیزیں نہیں کھاتا, باقی سب کچھ کھا لیتا ہوں. بعض لوگ تو یہ قائل ہیں اس بات سے, کنونس ہیں کہ یار کاروبار میں نا تھوڑی بہت چیٹنگ کرنی پڑتی ہے, 2 نمبری کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 1 نمبری سے سارا کچھ کیا اور کامیاب رہے, تو یہ میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ 2 نمبری ضروری ہے؟ یہ 100% غلط بات ہے کہ جھوٹ بولنا ضروری ہے. اب دنیا میں جہاں پہ بھی جاتے ہیں ہم لوگوں سے ملتے ہیں, لوگوں نے ٹریڈ جو صحیح معنوں میں ٹریڈ کی ڈیولپمنٹ ہے وہ لوگ سچ بولتے ہیں, سچ کی بنیاد پہ کرتے ہیں. وقتی طور پہ ہوتا ہے, سچ پہ کوئی بندہ غصہ نہیں کرتا, اور جو جھوٹ ہوتا ہے اس کو بار بار وہ پنپتا ہی نہیں ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا سچ جھوٹ کو پلٹ کے مارتا ہے. وہ جھوٹ جو ہے وہ ایک اور آیت میں سورۃ حشر میں فرمایا, وہ کہتے ہیں شیاطین کن پر اترتے ہیں, جھوٹ بولنے والے گناہ گاروں پر شیطان اتارے جاتے ہیں. یہ اس کی آخری آیتیں ہیں. جھوٹ جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جھوٹ جو ہے اس سے ہر صورت بچنا چاہیے. فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پہنچے ہیں. آج ایتھوپیا کے ایمبیسڈر فیصل آباد چیمبر آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ان کا پروگرام سارا ان کے ساتھ ساری میٹنگ ہے, بہت اہم میٹنگ. آئیے آپ کو میٹنگ کا احوال سنا. سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ڈاکٹر سجاد ارشد صاحب, ان کے آفس سے. سجاد صاحب, یہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے فیصل آباد,
تو جو فیصل چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے یہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے، اس یہاں پہ 123 ایسوسیشن جو شہر بھر میں بنی ہوئی ہیں وہ ورک کرتی ہیں انڈر دی امبریلا آف فیصل آباد چیمبر، اور اس کے آلموسٹ 8000 سے زیادہ جو ہیں اس کے ممبرز ہیں، اور اس میں 27 اس کے ایگزیکٹو ممبرز ہیں، اور جو کہ ہر مختلف شعبہ جات سے لوگ آتے ہیں، اور جو ایک دفعہ آفس بیرر آتا ہے، پریزیڈنٹ آتا ہے، وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوتا۔ 3 آفس بیررز ہیں، اور پاکستان کا یہ 3 نمبر پہ بڑا چیمبر ہے۔ آپ جب سے آئے ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ بنے ہیں، آپ نے کیا آبزرو کیا ہے کہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ گرو کر رہا ہے، آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، یا جمود کا شکار ہے؟ فیصل آباد چیمبر آف کامرس جو ہے یہ بہت زبردست ایک ایسا پلیٹ فارم ہے بزنس کمیونٹی کے لیے جس کی آواز حکومتی ایوانوں میں بھی سنی جاتی ہے، کیونکہ یہ جو بہت سی ٹریڈ آرگنائزیشن جو اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، دے آر ناٹ ٹریڈ آرگنائزیشن، وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں ڈی جی ٹی او سے۔ چونکہ یہ باقاعدہ ٹریڈ سسٹم ہے اس کا سارا، اور وہ منسٹری آف کامرس کے تحت چلتا ہے، ڈی جی ٹی او کے تحت چلتا ہے، اور جو بھی بزنس کمیونٹی کے مسائل ہوتے ہیں وہ ہم لے کے چلتے ہیں۔ سیالکوٹ ایک ایسا شہر ہے اور وہاں کا چیمبر ایک ایسا چیمبر آف کامرس ہے جس کی مثالیں پورے پاکستان میں دی جاتی ہیں کہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سیالکوٹ کی ترقی کے لیے بہت کام کیا۔ تو بینگ کا جرنلسٹ ہم بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور فیصل آباد کے شہری بجا طور پر یہ توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کے 3 بڑے شہر کا چیمبر آف کامرس جو ہے اس کا بھی نام انہی معنوں میں لیا جائے کہ وہ اس کے جو صنعت کار ہیں وہ بھی اسی طرح سے اپنے شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ کیا یہ توقع کرنا جائز ہوگا؟ بہت اچھی بات آپ نے کی۔ یہ جو فیصل آباد چیمبر ہے، ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں، ہی از ویری ایکٹیو پرسن اسپیشلی ان ٹیکسٹائل انڈسٹری، اور ہم نے ایک میٹنگز کی ہیں، میٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہمارا سول ایویشن کے ساتھ بھی، کیونکہ یہ انڈر جو آلریڈی ایئرپورٹ فیصل آباد کا بنا ہے، اس میں چیمبر اور سول ایویشن دونوں انوالو تھے، چیمبر نے بھی ہیلپ آؤٹ کیا تھا۔ اب ایک اور تھا کہ ایک نیا ایئرپورٹ جو سول ایویشن کا تحت یہ چل رہا ہے، اس کو ایئر فورس بھی استعمال کرتی ہے کہ ایک اور ایئرپورٹ بننا چاہیے۔ اس میں ہمیں جو فیڈمیک کے ذریعے لینڈ کی وہ ہمیں ایکوائر بھی کی کہ یہ یہاں پہ ہم اس کو شروع کریں گے، اس کا سارے میپس بھی تیار ہو گئے، ہماری میٹنگز بھی جاری ہیں، سول ایویشن کراچی سے بھی بندے آئے تھے، اور یہ سارے میٹرز انڈر پروسیس ہیں کہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، اور ہم نے ان سے یہ مارچ کی ڈیٹ لی ہوئی ہے کہ مارچ میں ہم اس کو فائنلائز کریں گے ویئر وی ول گو ہیڈ۔ شہر کے ممتاز ٹریڈر اور کاروباری شخصیت اسلم بھلی جو فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم انجمن تاجران کے صدر ہیں اور پنجاب ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صوبائی سینئر وائس چیئرمین ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ جو سینئر وائس پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس ہیں ان کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں۔ بھلی صاحب، ڈاکٹر سجاد ارشد صاحب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے سینئرز کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا ہے۔ اصل یہ ہے جی کہ ڈاکٹر صاحب سے میری پہلے بھی یاد اللہ تھی، اور اب جب ہم نے یہ الیکشن کے بعد یہ عہدے سنبھالے، اکتوبر کی بات ہے، یہ 4-5 ماہ ہو چلے ہیں ہمارا اکٹھے ساتھ ہے۔ بہت زیادہ پہلے قربت نہیں تھی، مگر ان 4-5 مہینوں سے ہم اکٹھے کام بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہمارا بہت ہی اچھا لائزون ہے، اور ڈاکٹر صاحب کو میں نے بڑی ہی اپنا شفیق شخصیت پایا ہے۔ کسی بھی معاملے میں ہو، یہاں ہمارے شہر کا کوئی مسئلہ ہو، چیمبرز کا کوئی پرابلم ہو، کسی دوست کا، کسی انڈسٹریلسٹ کا کوئی معاملہ ہو، وہ اس طرح شفیق لہجے سے بات کرتے ہیں اور اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جیسے ان کا اپنا کوئی معاملہ ہو۔ چیمبر کے ایگزیکٹو ممبر محمد علی صاحب بھی موجود ہیں، کچھ باتیں ان کی بھی۔ جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، ہمارے سینئرز کے بارے میں موقع دیا ہمیں آپ نے بات کرنے کا۔ ڈاکٹر سجاد صاحب کے ساتھ لائزن ہمارا بہت اچھا ہے۔ ہمارے جو ٹریڈز کے حوالے سے کوئی بھی ہمیں کوئی پرابلمز آتے ہیں، آٹھوں بازاروں کے ریلیٹڈ،
हम इनके साथ डिस्कस करते हैं और ये हमें उस पर गाइडलाइन देते हैं। और पिछले दिनों जो चीज़ें डिस्कशन में थी वो टैक्सेस के हवाले से FBR के रिलेटेड को मसाइल थे, वो भी हमने इनके साथ डिस्कस किए, उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छी गाइडलाइन दी और हमें वहाँ पर टाइम्स लेकर दिया ताकि उनके साथ हमारे जो मामलात हैं वो बेहतर तरीके से हल हो सके। मकामी बैंकर हैं अशफाक अहमद भट्ट, वो दोस्त भी हैं, जूनियर भी हैं डॉक्टर सज्जाद अरशद साहब के, कुछ बातें उनकी भी। मेरा डॉक्टर साहब से रिलेशनशिप 33 इयर्स का है जी। मैं जब वेटनरी साइंसेस में मेरा एडमिशन हुआ था तो डॉक्टर साहब मेरे सीनियर थे। हम एक सोसाइटी थी वहाँ दी यंग वेट्स, जिसके डॉक्टर साहब उस वक्त चेयरमैन थे, बाद में मैं उसका प्रेसिडेंट भी रहा। डॉक्टर साहब की ज़ेर सरपरस्ती ये 33 साल ऐसे ही लम्हात गुज़र गए और आज हम इकट्ठे बैठे हैं। मैं डॉक्टर इजाज़ निसार साहब बैठे हुए मेरे साथ इधर। तो 92 में जब मेरी मदर की डेथ हुई, उस रात मेरे साथ 2 शख्सियात बैठी थी, एक डॉक्टर सज्जाद अरशद थे और एक डॉक्टर इजाज़ निसार थे। 12:30-1 बजे रात को ये मेरे से उठ के गए हैं, तो सुबह उनकी डेथ हो गई। तो डॉक्टर साहब तशरीफ़ ले आए दूसरे दिन घर पे ही, जिस दिन जनाजा था। तो डॉक्टर साहब ने मेरे साथ वो सलूक किया कि मुझे अपनी गोद में सुलाए रखा। आए रोज़ चिकन की कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं, तो आप को तरस नहीं आता लोगों पे? आप इतना महंगा करते जाते हैं चिकन, वो 200 वाला 300, 400, 500, 600 से भी ऊपर चला जाता है। तो ये क्या फ़लसफ़ा है, क्यों इतनी महंगाई करते हैं आप? पोल्ट्री 600 रुपया रेट अभी भी नहीं है। फार्मर को रेट है इस वक्त 390 रुपीज़, जिस रेट से फार्म से माल उठाया जाता है। और 390 में से भी 25 रुपये कम 30 कर लें तो वो 360 रुपीज़ रह जाते हैं। फार्मर का रेट ये, आगे जो रेट है वो गोश्त का या उसका दरमियान वाले लोग कमाते हैं, वो लोग है सिलसिला सारा। अभी जो रेट बनना ये हुआ है, ये हमें भी इसका फ़ायदा नहीं है। हमें तो बहुत फ़ायदा था उसमें जब चिकन 150-200 रुपये में बिकता था, 200 रुपये में। क्यों फ़ायदा था कि आपकी सोयाबीन थी 60 रुपये kg, अब वो है 450 रुपये kg। आपके प्री मिक्स थे, जो 2000 रुपये का प्री मिक्स आता था किलो, विटामिन आता था, वो इस वक्त है 8000 रुपये kg। आपके सारे माइक्रो इंग्रेडिएंट्स जिसमें विटामिन, मेथायोनिन, लाइसिन, कोलिन, सिस्टीन, प्रीमिक्स, मेडिसिन, वैक्सीन, सारी कराची पोर्ट पे पड़ी हैं, आ नहीं रही। जब आती नहीं है, मटेरियल ही नहीं आ रहा जो उसकी ग्रोथ के लिए, इसका अपना सिस्टम नहीं होता चिकन का ग्रोथ, इसके विटामिन का इसको देने पड़ते हैं, खुद बिल्ट इन नहीं प्रोसेस होता नेचुरली। तो ये जब आप उसको देते हैं बाहर से हैं और इतने अवेलेबल ना हों, तो फिर आप रेट्स इतने ज़्यादा हो जाएं। वो कहते हैं फीड मिल 35% फीड मिल्स बंद हो गई हैं। वो कहते हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा। 50% से ज़्यादा फार्म्स बंद हो गए हैं। वो कहते हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा। अभी किसी की पब्लिक है, वो कहती है हमारी समझ में नहीं आ रहा। सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हुई हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो इंक्रीज़ इतनी हो गई है, उसने परचेजिंग पावर के हवाले से कस्टमर का और जो मैन्युफैक्चरर, जो प्रोड्यूसर है उसका, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कास्ट इतनी बढ़ गई है कि वो कारोबार जो है फिजिबल नहीं है। लोग बंद कर रहे हैं, कम हो रहा है डे बाय डे। मकामी होटल पहुँचे हैं जहाँ डॉक्टर इजाज़ निसार ने लंच का अहतमाम किया है डॉक्टर सज्जाद अरशद साहब के एजाज़ में। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह साहब ज़रूरत हैं। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ शौक़ होते हैं। आपका क्या शौक़ है पैसा इस्तेमाल करते हुए? बाज़ लोग कारों के, गाड़ियों के बड़े शौकीन होते हैं, बाज़ घड़ियों के बहुत शौकीन होते हैं, नई घड़ियाँ पहनते हैं। आपका भी कोई शौक़ है? मेरा शौक़ बहुत ज़्यादा है। शौक़ मेरा ये है कि मेरे दोस्त मेरे पास बैठे हों
اور ہم دوستوں کی کمپنی میں روز ضرور کچھ دیر بیٹھیں. اگر وہ نہ بیٹھیں تو پھر لگتا ہے کہ بالکل نہ یہ اسی لیے ویری ڈیفیکلٹ شعبہ ہے یہ پولٹری کا جس میں کام کر رہا ہوں. یہ اس سارا پریشر بھی ریلیز ہو جاتا ہے اور شروع سے یہ عادت بنی ہوئی ہے اسٹوڈنٹ لائف سے ہی دوستوں کی کمپنی جو ہے اس میں ضرور بیٹھنا ہے اور آج تک میری وہ روٹین برقرار ہے. मौसम अच्छा देखकर बागे जना के करीब से गुज़रते हुए रोक दिया डॉक्टर सज्जाद अरशद ने कि आज मैंने दरख्त देखने हैं, हरियाली, खुशहाली, खूबसूरती देखनी है, इसका नज़ारा करना है. आइए आपको भी लिए चलें. डॉक्टर साहब कैसा लगता है यहाँ आना, फूलों को देखना, दरख्तों को देखना, हरियाली है, सब्ज़ा है? یہ زندگی کی نشانی ہے. جب آپ سبزہ دیکھتے ہیں، گرینری دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو بڑا خوبصورت ماحول فراہم کرتی ہے کہ آپ کی جو ہے وہ سارا آپ کا جو برڈن ہے ذہن سے وہ اتر جاتا ہے اور آپ کو تراوٹ دیتی ہے اور اس سے آپ دوبارہ بلٹ ان ہو جاتے ہیں فار ڈوئنگ نیکسٹ ورک. آپ کی باڈی کو انرجی دیتی ہے اور یہ آپ تو بہت زیادہ ضرورت ہے. جس طرح کلائمیٹ چینج سے ہم نے یہ بھی سیلاب بھگتا ہے تو یہ بہت زیادہ ضرورت ہے. آج امبیسڈر بھی ان کا بتا رہا تھا کہ آپ کا جیسے حالات تھے ہمارے، ہم نے لش گرین کر دیا حدیث بابا کو. تو اسی طرح ہمیں ضرورت ہے صرف ادھر نہیں، ہمیں اپنے گلی محلے پورے شہر کو لش گرین کرنا بہت ضروری ہے. डॉक्टर साहब आपने कितनी शादियाँ की? ایک شادی کی ہے. आप कभी सऊदी अरब गए? سعودی عرب بہت دفعہ، और बाकी अरब ममालिक में भी कहीं ना कहीं? دبئی میں اور اس کے بعد قطر میں. अच्छा, वहाँ कुछ अर्सा रहने का भी मौका मिला? جی वहाँ तो जिसकी एक शादी उसको गरीब कहते हैं. وہاں تو کہتے ہیں، لیکن یہ ہمارے چاہیے تو ہے کہ لوگوں کی شادیاں زیادہ ہوں، لیکن ہمارا کلچر ایسا ہے یہ شادی کی اجازت نہیں دیتا. یہاں پہ بندہ دوسری شادی کرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ افیکٹ جو آتا ہے نا وہ اس کی اولاد پہ آتا ہے اور اس کا باہر معاشرے میں لوگ جینا نا مشکل کر دیتے ہیں. ادروائز یہ کلچر چینج ہونا چاہیے. ذاتی طور پہ میں اس کے حق میں ہوں. اف سم بڈی کین افورڈ دین ہی شوڈ گو ہیڈ. اور اگر وہ اس میں ہمت ہے سارے کلچر سے لڑنے کی تو دین وہ بالکل ضرور کرنی چاہیے. اگر وہ ہمت نہیں ہے تو پھر ایک ہی کافی ہے. डॉक्टर सज्जाद अरशद साहब के ऑफ़िस पहुँचे हैं. ये ऑफ़िस कम डेरा है. ये डेरेदारी भी इनकी चलती है, यहाँ मीटिंग्स भी होती हैं और इनका ऑफ़िस भी जो कारोबारी दफ्तर है वो भी यहीं मौजूद है. आइए चलते हैं. डॉक्टर सज्जाद अरशद साहब का ये डेरा है, पंजाबी में डेरा ही कहते हैं, जहाँ भी जो बैठने की जगह होती है दोस्तों के लिए, और इसी में मुख्तलिफ पोर्शंस हैं. डॉक्टर साहब का ऑफ़िस भी इधर है. आज इनके कुछ बड़े पुराने दोस्त मौजूद हैं. वो दोस्त जो सब कुछ होते हैं, सब कुछ जानते हैं, उनसे हम भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब के बारे में. डॉक्टर साहब ज़रा काइंडली कुछ तारुफ करवाएंगे दोस्तों? डॉक्टर एजाज अंसार डाइज एंड केमिकल्स का बिज़नेस करते हैं. बचपन के स्कूल से DPS से हम इकट्ठे पढ़ते हैं. दोस्त है पुराने, 50 साल की दोस्ती है. और फैमिली टर्म्स से दोस्ती हमारे दरमियान नहीं है, फैमिलीज़ के दरमियान दोस्ती है. और 50 साल में कभी भी कोई ऊंच नीच भी नहीं आई माशाल्लाह. मतलब कोई ऐसी. डॉक्टर लुत्फुल्लाह सेम इज़ ट्रू विद हिम, भी 50 साल की दोस्ती है, इकट्ठे ही हैं. तो हमारा एक ग्रुप है पूरा दोस्तों का, उनमें से 2 ये मौजूद हैं. तो ये डेंटल सर्जन है
एजाज राणा एजाज मंच, ये हमारे 10 साल के जब मैं टाउन में आया हूँ उस वक्त से दोस्त हैं। तो यहाँ से इन्होंने इलेक्शन भी जीता है चेयरमैन का, और साथ ये सोसाइटी भी चलाते रहे हैं, सारा सिस्टम बड़े एक्टिव आदमी हैं, तो ज़िम्मेदार हैं बेसिकली। तो डॉक्टर ताहिर संधू ये मेरे पार्टनर भी हैं, मेरे साथ काम करते हैं, और ये बड़े पिछले 20 साल से 22 साल से मेरे साथ 22 साल से ऑलमोस्ट मेरे साथ हैं। तो हमारा आपस में हालांकि कोई ना कोई बिज़नेस में इख्तलाफ हो जाता है, मुझे बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह चलते हैं कि इवन कि मैं कहता हूँ कि बंदा बच्चे को कहता है ना, बेटे को, बेटा किसी बात का गुस्सा कर लेता है, डॉक्टर साहब ने आज तक मैं कह भी दूँ तो बड़ा समझ के कोई भी गुस्सा नहीं इन्होंने किया मेरी बात का, माशाल्लाह। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा क्रेडिट है। तो डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर अबरार साहब ये हैं, फील्ड में काम करते हैं और ये मैनेजर हैं, तो कुछ फीड हम इनसे भी मंगवाते हैं, निज़ामी फीड। डॉक्टर एजाज निसार साहब, डॉक्टर सजाद अशरफ जी, इनकी क्या बात करनी है। हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमें ऐसा दोस्त, ऐसा भाई जो हमारा हम राज, हम ख्याल, और मेरा प्रोफेशन फ़ेलो भी है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, हमारा 50 ईयर से रफ़ाकत है, और भाइयों के साथ कभी कभार आप चूँकि शरीका होता है, बातें छुपा लेते हैं, नहीं करते, मगर डॉक्टर साहब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कोई 40 ईयर से तो हम बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे एक दूसरे की बात शेयर कर लेनी और उसको छुपा भी लेना, और किसी के आगे उसको बताना भी ना, कभी जैसे आप कहते हैं ये राज वाली बात। तो डॉक्टर साहब से जी ये पैदाइशी लीडर है। ये जब हम डिविज़नल पब्लिक स्कूल के पढ़े हुए हैं, जब ये डिविज़नल पब्लिक स्कूल आए तो वहाँ भी ये एक सोसाइटी चला रहे थे। हमारा DPS से सिलसिला शुरू होता तो फिर हम गवर्नमेंट कॉलेज में इकट्ठे गए, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो मेरे पीरो मुर्शद सरकार, ज़करमल सरकार मुझे कहते थे आप डॉक्टर की हाल है। मैं उनसे कहना PG वो मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं। उनकी इस बात को डॉक्टर सजाद साहब ने अमली जामा पहनाया, तो एक दफ़ा मेरे पास आया कि तुम ना अप्लाई कर दो डॉक्टरी के लिए। मैंने कहा मैं डंगर डॉक्टर नहीं बनना। कहते नहीं तुम अप्लाई करो। वो खैर इनकी शफ़क़त है, इनकी मोहब्बत है, इन्होंने बहुत प्यार किया। तो यानी मैं इसका हमेशा इनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, एडमिट करता हूँ कि अब लोग मुझे डॉक्टर के नाम से जानते हैं। तो इसका सारा सेहरा डॉक्टर सजाद साहब के सेहरा है। कोई ख़ास इनकी शख्सियत का पहलू जो इस बॉन्डिंग का बहुत बड़ा एक ज़रिया, ये हम्बलनेस है जी, इनका प्यार है कि भाई बॉन्डिंग का यही वजह कि भाई जब भी हमारे दरमियान आज तक कोई ऐसी टेंशन। कुछ कहिएगा आप अपने दोस्त के बारे में? जी, डॉक्टर साहब से तो ताल्लुक़ जो है ना, हमारा मोहब्बत जो है ना, वो तो 50 साल से हमारा प्यार है और ख़ुलूस हमारा जो है ना उसमें डॉक्टर साहब का चल रहा है। अच्छा, ऐसा है कि मेरे ख्याल में इस रिश्ते में ये है कि भाई और सब पीछे रह जाते हैं, दोस्त का रिश्ते के पास कोई भी नहीं करीब आता। तो इनके लिए सबसे ये है कि हमें सारी ज़िंदगी में कभी मिलने से पहले हमें कभी सोचना नहीं पड़ता। हमें कभी टाइम नहीं, मैंने आज तक कभी सोचा यार ये टाइम है इन पे इनसे ना बात करें, इनके ना तंग करें। सारी ज़िंदगी हमने कभी भी कोई इस मामले में झिझक रखी नहीं हमने। डॉक्टर साहब की माशाल्लाह जी शख्सियत कोई लुकी चक्की नहीं है किसी के पास भी। पूरे टाउन में मुझे 10-12 साल हो गए तकरीबन। तो डॉक्टर साहब के साथ ऐसा प्यार है भाइयों वाला, बड़े जैसे बाप की तरह होते हैं, शफकत रखते हैं, सबके साथ प्यार मोहब्बत चलता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 12-14 साल में मैंने कभी भी यानी कि किसी वक्त भी कोई ऐसा मुश्किल वक्त या कोई शेयरिंग ऐसी बात करनी हो, एक दूसरे से झिझकते हैं, डॉक्टर साहब के साथ बैठ के झिझकते नहीं हैं। डॉक्टर साहब माशाल्लाह इस्लाम के अब नमाज़ें तहज्जुद गुजारी, उनके दिल में ना माशाल्लाह वो इस्लाम बस गया है। कोई वक़्त का पीर किसी ने देखना होता, वो डॉक्टर साहब की शख्सियत है कि किस तरह इस्लाम को भी साथ रखा हुआ है और बिज़नेस को भी साथ रखा हुआ है, और पॉलिटिकली और सियासी अपनी सरगर्मियाँ, चैम्बर हो, वो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन हो, उसकी पाकिस्तान लेवल पे क़यादत करना। फिर बिज़नेस के मामलात हैं, बिज़नेस में कई दफ़ा हुआ है कि इतने लॉसेस हो जाते हैं या इतने सख्त टाइम होते हैं, बंदा प्रैक्टिकली दीवारों के साथ जाके लग जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने हमेशा बिठा के बताना कि कोई मसला नहीं। डॉक्टर साहब के साथ जो ताल्लुक़ है वो हमारा सिर्फ प्रोफेशनलिज़म तक है, और मैं जब इनसे मिला हूँ तो वो प्रोफेशनल के तौर पर ही मिला हूँ इनके साथ। इतनी ज़्यादा लंबी इनके साथ कोई नहीं है, लेकिन अगर मैं
ان کو صرف اگر آپ کہیں کہ 2 حرفوں میں اگر پروؤں تو وہ صرف اتنا ہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ایک پرفیکٹ پروفیشنلزم بندے ہیں، وہ یہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں ویورز کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں اختصار کے ساتھ ہمارے ناظرین کے لیے؟ اپنے اندر اور باہر کو ایک کرنا چاہیے، جو چہرے پہ کئی چہرے نہیں ہونے چاہیے، اور جس سے بھی ملنا ہے یا ملیں تو اخلاص سے ملیں یا نہ ملیں، وہ اخلاص سے ملیں، اور مومن 2 چہروں کے ساتھ نہیں مل سکتا، اور سچ بولنا اور ایمانداری سے کام کرنا اور محنت سے کام کرنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ واہ، بہت خوب، بہت خوبصورت باتیں ڈاکٹر سجاد ارشد صاحب کی۔ سچ بولنا، منافقت سے پاک زندگی، 2 چہروں کے ساتھ لوگوں سے نہیں ملنا، منافقت سے نہیں ملنا، ایک چہرے کے ساتھ ملنا، بڑی اچھی باتیں، بہت خوبصورت باتیں ہیں، اور انہی خوبصورت باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آج کا بھرپور دن گزرا ڈاکٹر سجاد ارشد صاحب کے ساتھ، آپ نے دیکھی ان کی ایکٹیویٹی صبح سے اب تک کی، یقیناً بہت کچھ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔